सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज जो है अपन बात करेंगे कक्षा 6 का अपना जो पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 2 रहेगा और एनसीईआरटी की अपनी जो है पुस्तक रहने वाली है। और इसमें अपन ने ये जो पार्ट अपने लिए आया है वो अपने, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हों या वीडियो की परीक्षा दे रहे हों या टीचर ग्रेड फर्स्ट या सेकंड की आप तैयारी करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, आप बीएसटीसी है या पीटीईटी की एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं या लैब असिस्टेंट में जो भूगोल का विषय आता है उससे की मैं बात करूँ, और अपन जो है वो मैं बात करूँगा कक्षा 6 के आप स्टूडेंट हैं या कक्षा 6 से 12वीं तक के आप स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए मेरी ये जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए सबसे पहले बात करते हैं चलिए देखिए आज अपन जिसकी बात करेंगे वो है अपने अक्षांश व देशांतर। ये अपना कक्षा 6 का जो है वो दूसरा पार्ट रहने वाला है। चलिए सामाजिक विज्ञान को लेकर अपन बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है अपना दूसरा जो पार्ट रहता है अक्षांश व देशांतर वाला, उसको लेकर अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं विषुवत वृत्त। यानी दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कहलाती है विषुवत वृत्त। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप जैसे कोई काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इस प्रकार मैंने जो है इस ग्लोब पे जो है रेखा खींची है। इस रेखा के माध्यम से अपने को जो है एक तो ये उत्तर वाला भाग आ गया और एक ये आ गया अपने दक्षिण वाला भाग। तो उत्तर वाला जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और दक्षिण वाला जो भाग है वो कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर ये अपन ने सिर्फ रेखा खींची है। देखिए यहाँ पे ये अक्ष है 66.5 डिग्री जो है वो यहाँ पर ये झुकाव है पृथ्वी का। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस प्रकार झुका हुआ है और यहाँ पर देखिए ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो विषुवत वृत्त जो है वो अपने यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा के रूप में खींचा है। और देखिए पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को जो कहा जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को जो है वो कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। आगे देखिए ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संदर्भ बिंदु भी माना जाता है। अब देखिए मैंने एक रेखा तो इधर खींच दी और एक रेखा जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इस प्रकार खींची है, तो यहाँ पर ये बिंदु जो रहेगा वो जो है इन दोनों का जो मिलन स्थान वाला कहलाता है, उससे अपने को जो किसी स्थान विशेष जो है उसकी यथास्थिति का जो है पता चल जाता है कि कौन सा स्थान जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि अक्षांश रेखाएं जो है वो क्या होती है। देखिए यहाँ पे ग्लोब दिख रहा होगा, इसमें अक्षांश रेखाएं जो है वो खींची हुई हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाएं जो है वो क्या होती हैं कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। देखो इनको समानांतर रेखाएं कहने का भी एक रीज़न है, वो क्या है कि देखिए इनके बीच की जो दूरी है, देखिए ये रही ये दूरी जो है ये समान है, इसलिए इनको कहा गया है समानांतर। यानी ये समान रूप से जो है खींची गई है, इनमें कोई भी जो है वो इनके बीच की जो दूरी है वो सब में क्या है समान है, इसलिए इनको कहा गया है समांतर रेखाएं। और ये विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त देखो ये यहाँ पे डॉट डॉट वाला जो बिंदु किया गया है ये विषुवत वृत्त है। और इस विषुवत वृत्त से इधर वाला जो भाग है नीचे वाला वो दक्षिण वाला भाग कहलाएगा और ऊपर वाला जो भाग है वो उत्तरी भाग कहलाएगा। जैसे ऊपर ही ऊपर रह गया उत्तरी ध्रुव है और नीचे नीचे आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव है। और ये देखिए ये रेखाएं जो खींची गई हैं वो सभी समानांतर है। एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जितनी रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं जितनी भी होती हैं वो कभी भी जो है अपना पृथ्वी है या जो ग्लोब है अपना उसको कभी भी आधे भाग में नहीं बांटता। आधे भाग में सिर्फ और सिर्फ एक बांटता है, वो है अपना विषुवत वृत्त। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ अक्षांशों को जो है वो अंशों में मापा जाता है। देखिए अंश यहाँ पर लिख रखें 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। ठीक है, ये अंश कहे जाएंगे। और विषुवत वृत्त जो होता है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी 0 डिग्री को जो है वो दर्शाती है कौन सी विषुवत वृत्त। चलिए विषुवत वृत्त से जो है दोनों तरफ ध्रुवों की ओर दूरी जो है पृथ्वी की ओर के वृत्त का एक जो है चौथाई भाग है। यानी देखिए विषुवत वृत्त जो है विषुवत वृत्त से दोनों तरफ अगर आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं, दोनों तरफ आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर के जो वृत्त होते हैं उसका एक चौथाई भाग वो बचता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूँ तो इसका माप जो है वो होता है 360 डिग्री। देखिए कितना जा रहे थे अपन 90 इस तरफ जा रहे थे और 90 उस तरफ जा रहे थे, 180 हो गया, 180 कितने हो गए 360 हो गए। तो 360 का हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से इससे यहाँ तक कितना जाओगे आप 90 डिग्री जाओगे और नीचे भी कितना जाओगे आप 90 डिग्री जाओगे और उस तरफ भी आ जाएंगे तो कितना जाएंगे 90 डिग्री जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे तो फिर 90 डिग्री जाएंगे। यानी 360 है, यानी एक चौथाई भाग यानी 90 डिग्री जो है वो रहता है एक तरफ। कहाँ पर एक तरफ, जैसे ये विषुवत वृत्त है इससे आप उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो सिर्फ कितना जाएंगे 90 डिग्री जाएंगे और इस जीरो से लेके भी नीचे तक कितना जाएंगे 90 डिग्री तक ही जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। चलिए आगे मैं बात करूँ तो इस प्रकार 90 अंश जो है वो उत्तरी अक्षांश को या उत्तर ध्रुव जिसको कहते हैं और 90 डिग्री अंश जो है 90 अंश जो है वो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश जिसको अपन कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक बात और बता दूं कि 90 डिग्री की जो रेखा होती है वो रेखा नहीं होती, वो सिर्फ क्या होता है एक बिंदु होता है।
ये चीज़ बताना मैं भूल गया था कि 90 डिग्री जो है अपना यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री जो दिखा रहा है अपने को, ये 90 डिग्री का सिर्फ एक बिंदु लगा होता है, इसकी कोई रेखा जो है वो नहीं होती है, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करो चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करो। चलिए आगे बात करें तो देखिए विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को जो है उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की जितनी समानांतर रेखाएं हैं यानी अक्षांश रेखाएं जितनी हैं उनको दक्षिणी अक्षांश जो है कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक अंश के जो है वो मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। जैसे इसका मान जो है वो 20 डिग्री लिख रखा है, तो इसके आगे जो है ऊ लिखा हुआ, ऊ का मतलब होता है उत्तरी, ऊ का मतलब क्या होता है उत्तरी होता है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण के लिए मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में एक है चंद्रपुर, और ब्राज़ील में भी, दक्षिणी अमेरिका में है ब्राज़ील, उसमें एक जगह का नाम है बेलो होरिजोंटे। दोनों जो है एक ही अक्षांश पे हैं, 20 डिग्री अक्षांश पे, 20 अक्षांश पर है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के जो है 20 डिग्री उत्तर में है यानी इस दिशा में है, ठीक है। और बेलो होरिजोंटे जो है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री जो है नीचे है, यानी यहाँ पर है भाई, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, दोनों ही जगह लेकिन 20-20 वाले पे है, लेकिन इसके ये उत्तर वाला है और ये क्या रहेगा दक्षिण वाला, तो ये इसमें अंतर माना जाएगा। देखिए विषुवत वृत्त से दूरों की तरफ जाने पर जो है अक्षांशों का आकार घटता है, यानी ये जितनी लंबी रेखा थी विषुवत वृत्त की, उससे छोटी रेखा कौन सी होगी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उससे छोटी कौन सी होगी 40 डिग्री होगी, उससे छोटी कौन सी होगी 60 वाली, इससे छोटी 80 वाली, और लास्ट में 90 वाली जो है वो सिर्फ एक बिंदु के रूप में रह जाती है। चलिए अभी जो है महत्वपूर्ण अक्षांशों को लेकर बात करते हैं। आप ये चित्र जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि देखो चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जो है वो समझने के लिए बढ़िया से अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको जो है इसका जो है ग्लोब वाला जो सिस्टम है वो आपको बढ़िया से आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बढ़िया से समझाई जा रही है। 0 डिग्री अक्षांश जो होती है उसको कहते हैं विषुवत वृत्त। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाएगा विषुवत वृत्त। ये रहा, देखिए ये है 0 डिग्री, और ये जो लाइन खींची गई है डॉट डॉट के रूप में, तो ये रहेगा अपना विषुवत वृत्त। चलिए आगे मैं बात करूँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूँ तो ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर है ये भैया ना, तो ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव है। आगे मैं बात करूँ 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, तो 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है अपना वो कहाँ पर मिलेगा, देखिए ये रहेगा दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। चलिए आगे बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ पे, ये रहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाएगा कर्क रेखा। तो देखिए ये रही कर्क रेखा, और अपना भारत जो है वो कौन सी कहाँ पे भाई ग्लोब में उत्तर दिशा में है, ठीक है। अक्षांश में कौन से पे है उत्तरी अक्षांश में है। चलिए आगे बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये रहा, और इसे कहा जाएगा मकर रेखा। क्या कहा जाएगा भाई मकर रेखा कहा जाएगा, ये रही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आगे है 66.5 डिग्री जो है उत्तरी, 66 उत्तरी वाला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तर ध्रुव वृत्त, यानी उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो इसे कहा जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो 66.5 डिग्री जो दक्षिणी वाला भाग है इसे कहा जाएगा दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। देखिए आगे जो है अपन बात कर रहे हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की, तो ताप कटिबंध जो है वो भी इसी जो है चित्र के माध्यम से जो है यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, और इसीलिए ये क्षेत्र जो है अधिक उष्मा प्राप्त करता है, अधिक ज़्यादा इसको जो है ताप मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है उष्ण कटिबंध। देखिए ये वाला जो भाग है, जो ग्रीन वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा जो रहेगा वो उष्ण कटिबंध का भाग रहेगा। इसका देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच की अगर बात करें, यानी विषुवत वृत्त भी उसमें आ जाता है, तो वहाँ पर जो रहेगा वो उष्ण कटिबंध का ये भाग रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर बिल्कुल सीधा चमकता है, और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं। भाई जैसे जैसे अपन इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी जितनी ज़्यादा होती हैं, आपको सर्दियों में देखा होगा कि सूर्य की किरणें अपने यहाँ तिरछी आती हैं, तो तिरछी आने के कारण अपने यहाँ सर्दी पड़ती है, तो ठंड वहाँ पर महसूस होने लगती है। इसलिए जो है क्या होता है देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा ये यहाँ पर रही और उत्तरी ध्रुव वृत्त ये यहाँ पर रहा। दक्षिण की बात करें तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इन दोनों के बीच की बात बताई है। तो क्षेत्र का तापमान जो है बिल्कुल मध्यम आकार का होता है, मध्यम यहाँ पर रहता है, बिल्कुल न तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसको कहा गया है शीतोष्ण कटिबंध। अब ये रेड वाला भाग जो आपको दोनों जगह पे दिख रहा है ये रहेगा अपना शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे मैं बात करूं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वृत्तों में ध्रुवों के मध्य जो है वो ठंड बहुत होती है, इसलिए सूर्य जो है यहाँ पर क्षितिज के ऊपर नहीं आ पाता। क्षितिज का मतलब है जैसे सुबह में देखा होगा आपने, सुबह जो सूर्य जो उगता है कितना सा उगता है कितना सा दिखता है, उससे ज़्यादा जो है वो ध्रुवों पर नज़र नहीं आता है, उतना ज़्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए वहाँ पर हमेशा क्या रहती है बर्फ़ जमी रहती है। और ये रहा अपना 66.5 डिग्री से लेके जो है उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री तक का जो भाग रहेगा, यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ़ जमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल
तिरछी पड़ती हैं, और क्षितिज, क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन स्थल जो नज़र आता है उसको कहते हैं क्षितिज। तो वहाँ तक ही सूर्य जो है वो नज़र आता है, और उसके बाद में जो है वापस जो है वो छिप जाता है और सूर्यास्त हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, ठंड के कारण बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ जो है हमेशा, मैं बात करूँ यहाँ पे 6 महीने और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है, इसी कारण होती है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर जो है ये शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका नाम जो रहेगा वो शीत कटिबंध रहेगा। तो बीच वाला भाग जो रहेगा उष्ण कटिबंध का, उससे ऊपर वाला जो भाग रहेगा वो शीतोष्ण कटिबंध का, और लास्ट वाला जो भाग रहेगा वो रहेगा शीत कटिबंध का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं को लेके। तो देशांतर रेखाएं जो है वो आपको ग्लोब पे देखा होगा, खड़ी जो लाइनें होती हैं ग्लोब पे वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं, और आड़ी जो लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर ग्लोब में आपको दिख रहा होगा ये कुछ देशांतर रेखाएं जो यहाँ पर खींची गई हैं, ठीक है, नज़र आ रही होंगी सारी सारी। चलिए देखिए, उत्तरी ध्रुव को जो है वो दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखाएं होती हैं उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। यानी उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव को जो जोड़ने का काम करती हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। इन संदर्भ रेखाओं को जो है देशांतर यमोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। अन्य नाम आपको ये यमोत्तर वाला जो है बढ़िया ढंग से आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो बीच की दूरी को जो है देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये जो बीच की दूरी रहती है इनके वो अंशों के रूप में जो है मानी जाती है, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, इनको जो है वो अंशों में मापा जाता है। जैसे अपन अक्षांशों को माप रहे थे, प्रत्येक अंश को जो है वो मिनट में मापा जाता है, और मिनट जो होती है वो सेकंड में विभाजित कर दी जाती है, ठीक है। और ये जो होते हैं अर्धवर्त होते हैं। यानी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है अपनी, वो ये है कि जो भी देशांतर रेखा है वो प्रत्येक देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को यानी ग्लोब को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश में ऐसा नहीं था, अक्षांश जो थी वो सिर्फ एक ही विषुवत जो था वो 2 भागों में बांट रहा था, उसके अलावा नहीं बांट रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बात करूँ तो प्रत्येक रेखा जो है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए आगे बात करें, देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ जो है बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अपने ध्रुवों की तरफ जाते हैं और देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की तरफ जो है बढ़ने पर घटती है। देखिए यहाँ पर देखिए ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दूरी नज़र आएगी। 2 देशांतरों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो कहाँ पर नज़र आती है, विषुवत वृत्त के पास में नज़र आती है। और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनकी जो देखिए ये दूरी है यहाँ पे आते आते 0 रह जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं वो ध्रुवों पे आके मिलती हैं, ठीक है। और ध्रुवों पर जो है ये बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर यामोत्तर जो है वो मिलती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ग्लोब जो है और तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर अक्षांश रेखाएं भी दर्शाई गई हैं, यहाँ पर देशांतर रेखाएं भी जो हैं वो भी दर्शाई गई हैं। तो देखिए अक्षांश रेखाओं से भिन्न जो है वो सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई जो है वो समान होती है। यानी मैं बात करूं ये वाली रेखा खींची गई और इस पे जो दूरी रहेगी, अक्षांश की जो दूरी रहेगी वो सबकी समान रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रमुख यामोत्तर जो है इसका मान जो है वो 0 डिग्री होता है। प्रमुख यामोत्तर जो है वो किसे कहा जाता है, यानी 0 डिग्री देशांतर को जो है वो प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ये वाली जो देशांतर है जो डॉट डॉट में आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं प्रमुख यामोत्तर, यानी 0 डिग्री देशांतर। और इसे जो है ये ग्रीनविच नहीं है भाई, ग्रीनिच नाम से जाना जाता है। ग्रीनिच रेखा भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनिच रेखा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनिच नामक स्थान से गुजरती है, और ग्रीनिच जो है वो ब्रिटिश वेधशाला यहाँ पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको एक जो है स्थान दे दिया गया 0 डिग्री को। चलिए ये काफ़ी विवाद का विषय रहा था, क्योंकि भाई कहाँ पे जो है कहाँ से इसको माने, तो ये एक बढ़िया जगह मिली इनको, ब्रिटिश वेधशाला, यहाँ से इनको जो है वो अपना माप मिल गया, ठीक है। इसी से अगर पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, इससे अगर पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं और पश्चिम दिशा की तरफ जो है वो गिनती शुरू होती है, यानी इस तरफ जाएंगे तब भी 1 से शुरू होगा और इस तरफ जाएंगे तब भी 1 से शुरू होगा। चलिए आगे बात करें प्रमुख यामोत्तर से, ये वाली प्रमुख यामोत्तर है, इससे जो है अगर हम 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं, 180 डिग्री इस तरफ जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम तक, 180 डिग्री इधर जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे 180 जाएंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर जो है वो मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं। प्रमुख यामोत्तर की बात करें या 180 डिग्री यामोत्तर, ये वाली प्रमुख वाली रहेगी और इसके सामने वाली जो रहेगी वो 180 वाली रहेगी। कौन सी रहेगी, 180 डिग्री वाली रहेगी। तो दोनों जब मिल जाती हैं तो पृथ्वी को जो है बराबर 2 भागों में बांट देती हैं, और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जो है उसमें विभक्त हो जाता है। ये वाला जो रहेगा वो पश्चिमी गोलार्ध रहेगा और ये वाला जो भाग रहेगा वो रहेगा पूर्वी गोलार्ध। चलिए आगे देखिए, 80 डिग्री पूर्वी और 80 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर जो है वो दोनों एक ही है,
यानी अलग अलग नहीं है कि आप 180 इधर भी लिख दो और 180 इधर भी लिख दो, क्योंकि 180 जो रहेगा वो एक ही रेखा है दोनों। ठीक है, समझ में आई होगी बात। अब ये मानचित्र आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये ग्रीनिच नामक स्थान यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर देखिए ये रेखा जो है वो गुजारी गई है, बिल्कुल सीधे जो है वो यहाँ पर ली गई है, इसको ये समझ में आ गई होगी। और जैसे ही अपन इस दिशा में आते हैं, जैसे ही अपन पूर्व दिशा की तरफ आते हैं तो देखिए +1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलता है, और इधर जब जाते हैं पीछे की तरफ जब जाते हैं तो माइनस में चलनी संख्याएं जो है वो माइनस में चलने लग जाती हैं। अभी जैसे हम भारत की बात करें, भारत के मानक समय की बात करें, तो भारत का जो समय रहेगा वो 5.5 घंटे जो है वो इस स्थान से जो है वो 5.5 घंटे आगे रहता है, यानी इससे 5.5 घंटे आगे रहता है। और इस तरफ मैं बात करूँ, जैसे मान लो अभी हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का जो है वो -7 जो है -7 घंटे जो है वो जो है पीछे रहेगा, इससे जो है वो पीछे रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे दिन है, यहाँ पर जैसे दिन है 0 डिग्री ग्रीनिच पे, तो 180 डिग्री जो डिग्री रहेगी देशांतर जो रहेगा, 180 डिग्री जो देशांतर रहेगा उस पर रात होगी। इसमें दिन के 12 बजे हैं तो उसमें रात के 12 बजे होंगे। ठीक है, उल्टा होता है काम। चलिए ये समझ में आ गया होगा, सारा मानचित्र आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ देशांतर और समय की। देशांतर और समय का क्या संबंध है, देखिए पृथ्वी जो है वो आपको पता होगा पश्चिम से पूर्व दिशा की घूमती है, पश्चिम से जो है वो पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, और वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है, ग्रीनिच से जो पूर्व में है ये मैंने बताया था, उनसे वो समय जो है ग्रीनिच से हमेशा आगे रहता है। जैसे अपना भारत की मैं बात करूं, भारत जो है वो ग्रीनिच से आगे है, यानी पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में होने के कारण उसका समय है वो 5.5 घंटे आगे है, और पश्चिम के जो देश हैं उनका जो है वो हमेशा पीछे रहता है। ठीक है, आगे बात करें तो समय के अंतर की गणना जो है वो निम्नलिखित विधि से की जाती है। कैसे की जाती है, 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो एक चक्कर लगाती है, यानी अक्ष पर वो कितने घूमती है, अपने अक्ष पर वो कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री वो घूमती है। 360 में 24 का भाग दिया तो कितना आया, 15 डिग्री आया। तो 15 डिग्री जो है 1 घंटे में, यानी 15 डिग्री का चक्कर वो लगा लेती है, यानी 15 डिग्री जो है वो घूम जाती है। और 4 मिनट की बात करें तो 4 मिनट में पृथ्वी कितनी घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार आपको ये सारा का सारा मैटर निकाल लेना है। चलिए समझ में आया होगा। आगे देखिए कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, यानी अपने सर के ऊपर जब होता है, तो उस समय घड़ी में दिन के कितने बजे होते हैं, 12 बजे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मानक समय को लेकर। वो अपना स्थानीय समय था जब सूर्य जो है अपने एक स्थान विशेष का जो समय कहलाता है वो उसका स्थानीय समय कहलाता है। और यहाँ पर मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ कि भारत में जो है वो अपना देखिए कितना है, 68 डिग्री से यहाँ पे 97 डिग्री जो पूर्व दिशा की तरफ है अपन है यहाँ पे, ये अपना जो है वो देशांतरीय विस्तार रहेगा। चलिए अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में जो है अंतर हो सकता है। अब यहाँ का स्थानीय मान और यहाँ के स्थानीय मान में अंतर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। यहाँ पर जो अंक है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। देखो 97 है और 68 है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट का अंतर होना स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं भारत की बात करूँ, भारत के गुजरात में द्वारका, यहाँ पर है गुजरात और ये रहा अपना द्वारका स्थान। और असम की मैं बात करूँ, यहाँ पे असम में जो है डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में जो है लगभग अपन माने तो 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का अंतर जो आता है उसके मध्य भारत में गुजरने वाली यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का जो है मानक समय मान लिया जाए। भाई जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे 1 घंटे और 45 मिनट का अंतर पूरे देश में अलग अलग हो जाए। तो ऐसा न करके भारत ने जो है वो एक मानक समय माना, और मानक यामोत्तर जो इसको माना वो माना है अपने 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के बीच में से गुजरता है, भारत के बीच में से गुजरता है, इलाहाबाद में से ये गुजरता है। ठीक है, तो इसको माना गया है मानक यामोत्तर। ठीक है, समझ में आई होगी बात। और इसे भारतीय मानक रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं भारतीय मानक रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा इसे कहा जाएगा। और भारत जो है ग्रीनिच से आपको पता होगा पूर्व दिशा में 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है, और यहाँ का समय जो है ग्रीनिच से लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। आगे रहता है भाई, ये ध्यान में रखना, आगे रहता है 5.5 घंटे। चलिए कुछ देशों का इस देशांतरीय विस्तार जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक जो है वो मानक समय भी मान लिए जाए हैं, अपना लिए गए हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो रूस में जो है वो 11 मानक समयों को अपनाया गया है, और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेर सकता है। ठीक है,
चलिए अभी प्रश्नों को लेके बात करें तो प्रमुख यामोत्तर का मान जो है वो कितना होगा। प्रमुख यामोत्तर की अपन बात करें तो वो होगा अपना 0 डिग्री। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर जो रहेगी वो 0 डिग्री रहेगी। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध जो है वो पाया जाता है ध्रुवों पर। शीत कटिबंध कहाँ पाया जाता है भाई, ध्रुवों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए देशांतरों की जो कुल संख्या है वो मानी जाती है 360। 180 और 180 कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक है, अगले बात करें नंबर 4 की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव व्रत किसे कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव व्रत जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहाँ पे भाई स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए आगे बात करें ग्रिड किसका जाल होता है, तो ग्रिड जो होता है वो अक्षांश रेखाओं और देशांतर यामोत्तरों का जो है वो जाल होता है, वो कहलाता है ग्रिड। ठीक है, समझ में आए होंगे। क्वेश्चन के आंसर जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन भी आपके जो है क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए वीडियो अगर आपको मेरा जो है वो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है इसको पहुंचाने का कार्य आपका रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।